मैं राजदेव मंडल आप सबको नमन करता हूँ। अपनी पूर्व प्रकाशित रचना जिंदगी और नाव उपन्यास का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। शाम का झुटपुट अंधकार फैल चुका था। सत्येंद्र रोज की तरह आज भी खेत, बियाबान और सड़कों से गुजरता हुआ घर की ओर जा रहा था। इस बार उसे बहुत दिनों तक शहर में रहना पड़ा था। नई नई वैकेंसियां, नई नई फैक्ट्रियों का चक्कर, सेल्समैन के लिए चक्कर, खाली पेट के लिए शहर की एक गली से दूसरी गली में भटकना, किंतु शाम तक खाली पेट सड़कों की धूल से भर जाता था। 3 महीने के बाद उसे मजबूरन घर लौटना पड़ा था। पर घर की रद्दी हालत देखते ही उसकी दशा पानी के अभाव में जलती हुई फसल की तरह हो गई थी। फिर भी उसका प्रयास जारी था। नौकरी प्राप्त करने के लिए वह कठिन से कठिन समस्याओं से जूझने को तैयार था। रोजगार समाचार में जितनी भी वैकेंसियां उसके योग्यता के अनुसार मिलती, दौड़ धूप करके उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वह तैयार हो जाता था। इसी दौड़ धूप के कारण उसे लोग निखट्टू, टहलबाज आदि कहा करते थे। आज कितने दिनों के बाद उसे सांझ को टहलने का अवकाश मिला था। वैसे बचपन से लेकर आज तक कई बार इन सड़कों और पगडंडियों पर होकर वह गुजरा था, किंतु कुछ दिनों के बाद आने से पुरानी राह भी आज नई सी लग रही थी। वह संभल संभल कर अपने पाँव को बढ़ाता जा रहा था तथा रोमांटिक मूड में कुछ गुनगुनाता भी जा रहा था। तभी उसकी पीठ पर थप की आवाज के साथ गीली मिट्टी का ढेला लगा। वह चौंक कर पीछे की ओर देखने लगा। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा। हवा से संघर्ष करते हुए धान के पौधे। ऐसा आभास हुआ कि उसे भ्रम हो गया है। फिर कुछ सोचकर वह अपने कुर्ते की ओर देखने लगा, जहां मिट्टी का ढेला टकराया था। फटे कुर्ते के मध्य मिट्टी से लगे दाग सुशोभित हो रहे थे। उसके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो गई। फिर भी उसने अपने आप को संयत किया और अगल बगल निहारने लगा। कुछ भी नहीं दिखने पर वह धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ कदम ही बढ़ा था कि उसके शरीर पर कोमल हाथ का स्पर्श हुआ। वह चौंक कर पीछे की ओर मुड़ा। एक युवती से उसका सिर टकराते टकराते बचा। सत्येंद्र की आंखें उसके नक्शिक को निहारने लगी। 16वां वसंत को पार करती हुई उम्र, पतले नाक नक्श, कमल पत्ते की तरह होठ, घुंघराले बालों, एक लट गोरे मुख को चूम रही थी। वह आश्चर्यित निगाहों से सत्येंद्र को निहार रही थी। सत्येंद्र दाएं हाथ से अपने चेहरे को सहलाते हुए उसकी ओर मुड़ा। रजनी, तुम? दर्द भरी पलकें एक बार उठी और फिर झुक गई। हाँ, मैं। क्यों, डर गए थे क्या? डरूंगा और तुमसे? नहीं डरते हो तो इतने दिनों से मिले क्यों नहीं? सत्येंद्र ने एक बार आसमान की ओर देखा, फिर रजनी की ओर देखकर बोला, मेरे घर की दयनीय स्थिति के बारे में तो तुम जानती ही हो। उसी के चक्कर में दौड़ता रहता हूं, इसलिए कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हो सकी। सत्येंद्र दूसरी ओर मुड़ने लगा। रजनी उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर मुखातिब करती हुई बोली, कुछ दिनों से देख रही हूं तुम मुझसे कटने का प्रयास करते रहते हो। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूं? सत्येंद्र कुछ देर तक चुप्पी साधे रहा, फिर निःश्वास छोड़ता हुआ बोला, रजनी, अच्छा ये होता
कि तुम भी मुझे भुलाने का प्रयास करती, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच जो एक मजबूत दीवार खड़ी है उसको तोड़ने में हम असमर्थ हैं। तुम एक धनवान बाप की सुंदर बाला हो और ऊंची जाति की भी। सत्येंद्र के होठ पर रजनी का स्नेह मिश्रित हाथ पड़ चुका था, जिससे उसकी निकलती हुई आवाज बंद हो चुकी थी। बेदर्द, मुझे तरपाने के लिए इतने दिनों से क्या यही सब रट रहे थे? मैं कुछ भी हूं, किंतु तुम्हारी ही हूं। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना कठिन है। सत्येंद्र उसके हाथ को हटाते हुए गंभीर आवाज में बोला, समझने का प्रयास करो रजनी, तुम्हारे पिता और समाज के लोग क्या इस बंधन को स्वीकार करेंगे? तुम्हें ठगने का नाटक करने से तो अच्छा है कि तुम्हें सही बात समय पर बता दूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूं। तुम अपने महल को छोड़कर कितने दिनों तक मेरे सिलन भरे घर में रह सकोगी? रजनी ने जब पलकें उठाई तो उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर थी। बेसहारा की तरह वह सत्येंद्र के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, हम लोग बचपन से एक साथ खेलते हुए इसी गांव में जवान हुए, कितने दिनों घटना, एक दूसरे से रूठने का प्रयास, हजारों बार झगड़े और सुलह, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का वचन, क्या इन सारी बातों को भूल जाऊं? क्या मेरा प्यार मिट्टी का घरौदा था जिसे जब चाहो बना डालो, जब चाहो तोड़ डालो? यह कभी संभव नहीं है। सत्येंद्र कुछ देर तक उस स्नेह स्पर्श में डूबा रहा। उसकी आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। उसने धीरे से उसे सीने से हटाया और बोला, रजनी, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर नरक की तरफ कौन जाना चाहेगा? सोचता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जो तुमको प्यार के सुनहरे सपने दिखाए, किंतु मजबूरी है। मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पिताजी सेठ धर्मदास की शान और शौकत के आगे कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता। फिर मैं नीची जाति का एक अदना सा व्यक्ति उसकी बेटी से शादी करने का साहस कैसे बांध सकता हूं? और तुम्हारे जैसे स्वर्ग की परी को मैं रखूंगा कहाँ? रजनी ने बहते आंसू को रोका और फिर सिर उठाकर सत्येंद्र की ओर देखा। इसी बलबूते पर प्यार करने चले थे? मेरे पिताजी से डरते हो, डरपोक कहीं के। सत्येंद्र नजर छिपाते हुए बोला, मैं डरपोक ही सही, किंतु तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तुम हमारे साथ नहीं जी सकती रजनी। मैं इतना गरीब हूं कि तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकता हूं। रजनी व्यंग मिश्रित हंसी हंसने लगी। उसके पंक्तिबद्ध दांतों में बिजली सी चमक थी। अच्छा, अब दूसरा बहाना बनाने लगे? तुम तो रोटी की बात करते हो, मैं तो तुम्हारे साथ भूखी भी रह सकती हूं। यह यथार्थ नहीं है रजनी, तुम कल्पना लोक में विचरण कर रही हो। अच्छा, तो यथार्थ क्या है? मैं भी पढ़ी लिखी हूं। मेरा दुर्भाग्य था कि तुम्हारे साथ शहर के कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकी। इसके लिए सबसे बड़ी बाधा हमारे पिताजी के रूढ़िगत विचार और प्राचीन सामाजिक संस्कार थे। खैर, तुम ही बताओ, यथार्थ क्या है? सत्येंद्र झुंझलाते हुए बोला, शहर में जाकर ही तो मैं यथार्थ और कल्पना के अंतर को समझ सका हूं और तुमको उसी से अवगत कराना चाहता हूं। रजनी तैश में आ चुकी थी। तो क्या तुम्हारे साथ प्यार करना, शादी करना कल्पना है और दूसरे के साथ शादी कर लेना वास्तविकता है? हाँ, यही सही है रजनी, क्योंकि शादी बराबर बालों में ही होनी चाहिए। सत्येंद्र के वाक्य से रजनी घायल हिरनी की तरह छटपटा उठी थी। उसके मुंह से शब्द उभरे, ये सब कहने से पहले मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम्हारे सिवा अगर मेरी शादी किसी दूसरे से हुई तो मैं मर जाऊंगी। जिसे तुम सुख कहते हो, वहाँ मेरे लिए दुख के अंगारे ही अंगारे हैं। सत्येंद्र समझाते हुए बोला, ना समझ मत बनो, समझने का प्रयास करो। तुम ऊंचे घराने की समझदार लड़की हो।
शादी करके जीवन बिताना चंद मिनटों का खेल नहीं है, बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुझे मैं दुखी नहीं देख सकता। तुम अगर दुख में रहोगी तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। कहते हुए सत्येंद्र जाने को उद्यत हुआ। रजनी दौड़कर उसके पांव से लिपट गई और रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सत्येंद्र ने उसे बाह पकड़कर उठाया। कुछ देर एकटक उसकी ओर देखता रहा, फिर नज़र खेतों में लहलहाते पौधों की ओर चली गई। उसने दुख को दबाते हुए कहा, रजनी, सांझ हो चुकी है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते होंगे, घर चली जाओ और मैंने जो कहा उस पर शांत मन से विचार करना। तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूं, परंतु कान खोलकर सुन लो, मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं आजीवन कुमारी रहूंगी और देखूंगी कि कितनी पूजा करने के बाद मेरे देवता मुझे अपनाने के लिए खुश होते हैं। रजनी रोती हुई धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। सत्येंद्र दूर क्षितिज की ओर कुछ देर मूक होकर देखता रहा, फिर दूसरी तरफ नजरें फिरा ली। उसके मुंह से अस्फुट सा स्वर उभरा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रजनी, हृदय के कनकन में तुम्हारा ही नाम लिखा है, परंतु क्या करूं, कैसे करूं, किस किस से संघर्ष करूं, सिर्फ डिग्री से इस पूंजीवादी युग में क्या हो सकता है। धान के पौधे खेत में शांत खड़े थे, ऊंचे मेर से होकर पानी नीचे गुजर रहा था, जिससे भयंकर गुर्राहट सी निकल रही थी। सत्येंद्र ने आंख में आए आंसुओं को हाथ से पोंछा और ढलान से लुढ़कता हुआ पत्थर की तरह गांव की तरफ चल पड़ा। सूरज डूब जाने के कारण पश्चिम में आसमान लाल सा दिखाई पड़ रहा था।